मेरा नाम यमन है। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। हम 5 बहन भाई हैं और मेरा नंबर सबसे आखिर पर है। मेरे अब्बा रिटायर्ड आर्मी जनरल थे। आर्मी अफसर होने की वजह से बहुत खूबरू और सोबर थे। चाल चलन भी ठाठ और अक्सर उनकी शख्सियत का खासा थी। अम्मा भी आर्मी अफसर की बीवी थी, तभी उनका पहनना ओढ़ना सबसे मुनफरिद था। अम्मा शक्ल सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। अब्बा और अम्मा की जोड़ी बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने मेरे बहन भाइयों की सूरत में सब बच्चे बहुत खूबसूरत दिए थे। वे भाई दोनों अब्बा पर थे और बहनें अम्मा पर। जब मैं पैदा हुई तो मेरा रंग सांवला था, नैन नक्श भी भद्दे थे। किसी को यकीन नहीं होता था कि मैं भी अम्मा ही की औलाद हूँ। बचपन में ही भी जब अम्मा अब्बा कहीं जाते तो मुझे हमेशा मेरी दादी के पास छोड़ जाया करते थे। दादी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। अक्सर मैं उनसे रोकर कहती, मुझे बाहर जाना है, सबके साथ मैं बदसूरत हूँ इसलिए कोई मुझे बाहर नहीं लेकर जाता। मैं काली हूँ इसलिए अब्बा अम्मा की इज्जत पर फर्क पड़ता है। मेरी दादी हमेशा मुझे हौसला देने के लिए कहा करती थी कि काले अल्लाह के प्यारे होते हैं, काली रंगत तो बहुत पुरकशिश होती है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा रंग सांवला है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे दुनिया वालों ने बताया था कि मैं बदसूरत हूँ, जिस पर मुझे आंखें बंद करके यकीन भी हो गया था। मैं बहन भाइयों में सबसे बदसूरत थी। सब रिश्तेदार अम्मा से ये कहते, तेरी छोटी बेटी के नसीब खराब हैं। बचपन में मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि बदसूरती से बदकिस्मती का क्या लेना देना, लेकिन वक्त के रहते मुझे हालात ने हर बात का मतलब समझा दिया था कि बदसूरती का बदकिस्मती से बहुत गहरा ताल्लुक है। स्कूल जाती थी तो बहन भाई अपने साथ लेकर जाना मुनासिब नहीं समझते थे, इसीलिए अम्मा अब्बा ने मुझे एक अलग स्कूल में दाखिला दिलवाया था। वहाँ भी जब सब मुझ पर हंसते तो घर आकर रोती। अब्बा ने रोज रोज के तमाशों से बचते हुए मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। वहाँ सब मेरे जैसे ही बच्चे थे, क्योंकि वहाँ सब गरीब गुरबा घरानों से आए हुए बच्चे थे जिनके यूनिफॉर्म गंदे मैले और उड़े हुए रंगों के थे। क्योंकि मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाया करती थी, तभी सब लड़कियां हैरान होकर मुझे देखा करती थी। पहले दिन तो सब मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मैंने उनसे गुड्डे उधार मांग लिए हो। एक रोज मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक लड़की आकर मेरे हाथ चूमने लगी। क्योंकि मैं बहुत अमीर घराने से थी, तभी वो ऐसा कर रही थी। मुझे हैरत का झटका सा लगा। मैंने झट से अपना हाथ खींच लिया। मेरे पास जितने पैसे होते मैं उसमें से आधे अपनी सहेली में बांट देती। वहाँ मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त बनी थी, जिसकी रंगत मेरी जितनी काली तो ना थी, लेकिन वो दिल की बहुत खूबसूरत थी। हमेशा मेरे साथ रहती, मुझे हंसाती। जिस दिन मैं दुखी होती वो मुझे हिम्मत और हौसला देती। लेकिन अब भी मुश्किल वक्त कटा नहीं था, बल्कि मजीद बढ़ गया था। मेरा एक सहारा मेरी दादी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। घर से बाहर तो निम्रा मेरी सहेली थी जो मेरे साथ रहती थी, लेकिन घर के अंदर मैं बिल्कुल तनाव हो गई थी। अक्सर मेरे कजन आते तो सब एक साथ खेलते, लेकिन मुझे कोई भी खिलाना पसंद नहीं करता था। लड़के क्रिकेट खेल रहे होते और मैं पास से गुजर जाती। ऊपर इत्तेफाकन कोई हार जाता तो उसका कसूरवार भी मुझे ठहराया जाता कि मैं बदबख्त हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। वक्त गुजरता गया और हम बड़ी हो गई। मेरे सबसे बड़े भाई को शादी हुई तो मेरे सब रिश्तेदार घर में जमा थे, क्योंकि मेरे भाई भी अब्बा की तरह आर्मी अफसर थे, इसलिए भाई ने पसंद की शादी की थी। मेरी भाभी भी आर्मी ऑफिसर थी। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। दोनों बहुत खुश रहते थे। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जैसा भी भाभी को समझती थी वैसा कुछ नहीं हुआ था। भाभी ने मुझे एक बार भी बदसूरती का ताना नहीं दिया था। अल्लाह ने मेरे भाई के घर अपनी रहमत बरसा दी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अब सबको एक बात की फिक्र सताए जाने लगी कि कहीं बच्चा मेरे जैसा पैदा न हो जाए। तभी मेरे भाई ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि जहाँ भाभी हुआ करे वहाँ मेरा जाना मना है। मुझे दुख इस बात का था कि मुझे भाई ने रोका है। मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि भाभी ने भी एक बार भाई को ऐसा कहने से मना नहीं किया था, जैसे वो ये सब चाहती हूँ कि मैं उनके सामने ना आऊँ। मेरी बदकिस्मती उरूज पर थी। शायद जो भाई के घर औलाद होने से पहले ही मर गई और इसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया गया। मेरी बदकिस्मती मेरे भतीजे को खा गई। हर वक्त का रोना धोना ये तो जैसे ही मेरा मुकद्दर बन गया था। अब तो भाभी की नफरत भी खुलकर सामने आई थी। हर वक्त के ताने देना, हर वक्त चक चक, ये सब
रोज का मामूल था और अब मुझे इस सब की आदत हो गई थी। मेरे सब बहन भाई ब्याहे गए थे, सिवाय मेरे रिश्तेदार। घर आते तो अम्मा अब्बा के कानों में बातें डाल जाते कि कौन इसे ब्याह कर ले जाएगा, ये तो काली भी है, और फिर इसके नसीब भी तो कितने सियाह हैं। सब अम्मा अब्बा को कहते कि आपकी ये बेटी सियाह बख्त है। क्या काली रंगत सियाह बख्ती की अलामत है? मैं कभी जान न पाई। बहुत रिश्ते आते और देकर इनकार करके चले जाते। अब तो मुझे भी उम्मीद खत्म हो गई थी कि मेरी शादी भी होगी कभी। इस असना में एक रिश्ता आया और हैरत की बात यह थी कि रिश्ते से हाँ भी हो गई। हम सब बहुत हैरान थे। लड़का भी पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान था। लड़कियों की उसे कमी कहाँ हुई थी, लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद कर गया। ये सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात थी। सब बहुत खुश थे। मैंने भी अपने तमाम वसवसों को पीछे धकेल कर मैं भी अब कुछ रहने लगी थी। हमारी मंगनी को 4 महीने का वक्त गुजर चुका था। अभी तक सब हैरान ही थे, लेकिन हम सब की हैरानी की ज्यादा वक्त तक कायम न रही। जब उसने मंगनी के 4 महीनों बाद मुझसे मेरी तमाम जायदाद में से कुछ हिस्सा अपना नाम करवाने का बोला। ऐसा नहीं था कि वो अमीर घराने से नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की हवेस कभी खत्म नहीं होती, और ऐसा ही उन लोगों के साथ था। जैसे जितना भी पैसा इकट्ठा हो गया हो, वो सब उन लोगों ने कब्र में साथ ले जाना है। पहले पहल अब्बा ने जान छुड़ाने के लिए फैसला कर लिया कि वो मेरी तमाम जायदाद में से कुछ उसके नाम कर देंगे, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अफसोस रिश्ता टूटने का नहीं था, अफसोस अब्बा की सोच पर था। मेरी रूह कांप गई जब अब्बा ने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया कि मैं बाहर किसी लड़के को पसंद करती हूँ, इसलिए इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। जब एक इंसान पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी जहालाना बात करे तो उस इंसान पर तो नहीं, उसकी पढ़ाइयों पर अफसोस होता है। ऐसे ही 2-3 बार रिश्ते हुए और लालच की जद में आके टूट गए, और हर बार इल्जाम मुझ पर ही लगाया जाता कि मैं मनहूस हूँ। अब तो मनहूस लफ्ज़ मेरी ज़ात के साथ साथ मेरे नाम के साथ भी जुड़ चुका था कि मुझे मजबूरन अपने अब्बा का नाम खुद के साथ से हटाकर जमन मनहूस लगाना पड़ा। मैं अब सब चीज़ों से थक गई थी। हैरानगी की बात यह थी कि अभी तक जिंदा कैसे थी। ताने बर्दाश्त कर करके मैं पत्थर हो गई थी। अब मुझ में दिल नहीं रहा था। मैं सोची थी अब घर में जो भी काम खराब होता, मैं खुद उस सब का जिम्मेदार खुद पर ले लेती। वक्त के साथ साथ एक बात जरूर समझ आ गई थी कि खुद पर इल्जाम लगाना किसी के लगाए गए इल्जाम से हाथ दर्जा कम तकलीफ दे होता है। अब मैंने अपनी तकलीफ कम करने को यही हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मेरे 2 चाचू जिनके बेटे मुझसे बड़े थे, अब्बा ने उन दोनों के लिए मेरे रिश्ते की बात की, लेकिन दोनों ने कह दिया कि वो मुझे से कनमोही से शादी नहीं करना चाहते। मुझे इनकी बात का दुख ना हुआ, क्योंकि जिनकी तामर मुझसे न बनी वो मुझसे सारी उम्र कैसे बना के रखेंगे। अब तो चाचू लोगों के बेटों ने भी इनकार कर दिया। अब तो पीछे कुछ न बचा था, लेकिन एक चीज जो पीछा कर रही थी वो ये कि अम्मा अब्बा में पेचीदगियां बढ़ गई थी। अब हर वक्त दोनों के कमरे से लड़ने की आवाजें आती रहती। एक रात में सोई हुई थी कि प्यास की तलब से मेरी आंख खुल गई। कमरे में जग में पानी नहीं था। पानी भरने की नीयत से जैसे ही मैं उठकर किचन में गई, वहां से पानी भरा और वापस कमरे में आ रही थी कि अब्बा अम्मा के कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं परेशान होते टीवी लाउंज में लगी खिड़की की तरफ देखा तो वहां रात के 2:30 बज रहे थे। मैं अफसोस से सर हिलाती कमरे की तरफ जाने लगी कि मुझे मेरे नाम की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तजस्सुस के मारे जैसे ही अपने अब्बा के कमरे के दरवाजे से कान लगाया तो मेरी रूह कांप गई। अंदर अब्बा अम्मा ये कह रहे थे कि अपनी बदबख्त मनहूस बेटी के लिए अपने बहन भाई के बेटों से क्यों नहीं कहती। आगे से अम्मा का जवाब सुनकर मेरा दिल कांप गया जब उन्होंने कहा, मेरी या भाई के बच्चे कौन सा लावारिस है जो मैं उनकी जिंदगी बर्बाद करूं। दिल जैसे ही किची किची हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल जैसे बंद होने को था कि मेरे सगे माँ बाप भी किस कदर मुझसे नफरत करते हैं कि उनको अपने बहन भाइयों के बच्चे मुझसे ज्यादा अजीज हैं, ना कि मैं। मुझे बहुत हैरानी हुई ये सब सुनकर। कौन वालिदैन अपनी औलाद को दूसरों से कमतर समझते हैं। कई दिन आधी रात को बहुत बहस होती रही। इस सब के बाद दिल बर्दाश्त हो गई और दोबारा मरने की कोशिश भी की। यह खबर आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई थी।
कुछ ने हौसला दिया और कुछ ने बुरा भला कहा। मेरी 2 खाला थी, एक बड़ी खाला जिनके 2 बेटे और दोनों सबसे बड़े थे, इसलिए पूरे खानदान में सबसे पहले उनकी शादी हुई थी। मेरी छोटी खाला का एक बेटा था जो बैरून मुल्क से डॉक्टरी करके आया था और ऊपर से शक्ल सूरत में भी कम नहीं था। अक्कड़ गरूर उसका खासा था। खानदान में किसी को मुंह तक नहीं लगाता था। खानदान की बहुत सी लड़कियां उसके साथ शादी की उम्मीद रखती थी। उन सब में कमी भी नहीं थी। न मुझे कभी ऐसी सोच आई थी, क्योंकि हकीकत में रहने वाली लड़की थी, या ये कहना बेहतर होगा कि मेरे सारे खानदान ने मुझे हकीकी जिंदगी में रहना सिखाया था। एक तरफ पूरे खानदान की बहुत सी कुंवारी लड़कियां थी और एक तरफ मैं, लेकिन खाला ने उन सब को छोड़कर मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरा तो जैसे ऋतु पर भरोसा उठ गया था। मुझे यकीन न आया, क्योंकि मेरे खाला ने मेरा रिश्ता मांगा। मेरे और तमाम खानदान के मुताबिक खाला के बेटे के लिए कोई बहुत पढ़ी लिखी हुस्न की मनका होनी चाहिए थी, और कहाँ मैं कलमुही उसके नसीब में लिखी जा रही थी। मुझे तो हैरत अपने नसीब से ज्यादा उसके नसीब पर हो रही थी। हमने कभी एक दूसरे से बात तक ना की थी, फिर कैसे खाला को मैं पसंद आ गई। पहले तो मुझे शक सा हुआ, जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा हो, लेकिन खाला की सच्ची मोहब्बत देखकर मेरे तमाम तर शक व शुबा खत्म हो गए। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा निकाह होना था। खाला के बेटे से शादी हो गई और यूं मेरे नसीब भी खुल गए। लोग अपने पहले दिन की बीवी को इज्जत के साथ घर ले जाते हैं, मगर मेरी किस्मत वाकई सबसे अलग थलग थी। सुहाग रात पर चोर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और सुनसान इलाके में बने एक अस्पताल में ले गया। अलग अलग रास्ते देखने में बहुत हैरान हुई, क्योंकि मुझे खाला के घर का कुछ पता न था। लेकिन सुनसान सड़कों पर चलती गाड़ियों ने एक बार मेरी रूह खींच ली। लेकिन जब गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो मैं हैरान रह गई। मेरी हैरत अभी तक कम न हुई कि शोर ने मुझे गाड़ी से उतारा और मुझे लिए अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया। चलते हुए कई वार्ड रास्ते में आए। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरे शोर को किसी की परवाह नहीं थी। बस वो मेरा हाथ थामे मुझे लिए जा रहे थे। एकदम एक वार्ड के आगे रुके तो मेरी सांस बहाल हुई। मैंने हैरत से अपने शोर की तरफ देखा। उनका चेहरा संजीदगी लिए हुए था। मेरे शोर ने वार्ड का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई जब मैंने वहां शोर से ऐसे मरीज देखे जो बहुत बुरी तरह से जले हुए थे। सबके जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी, किसी के हाथ पर तो किसी के चेहरे पर, किसी की टांग पर तो किसी के बाजू पर। कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं था। मेरा वजूद पूरी तरह से कांपने लगा। अगर मेरे शोर का सहारा मुझे ना मिलता तो यकीनन अब तक मैं ज़मीर बेहोश हो चुकी होती। मैंने खौफ के ज़ेरे असर अपने शोर की तरफ देखा, जिसकी आंखें लाल अंगार हो रही थी। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा तो मेरी आंखें चलक गईं। उसने मुझे बताया कि ये सब अपने घर से तंग आकर खुदकुशी करने के लिए कोशिश कर चुके थे। हैरत की बात यह थी कि वहाँ तमाम औरतें ही थीं, अलग अलग उम्र की औरतें अपने जले हुए वजूद को लिए हुई थी। मेरी सांस सूख गई जब मेरे शौहर ने मुझे एक बच्ची दिखाई जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 14 साल की होगी। उसने खुदकुशी इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे, उनके घर खाने का कुछ न था और वो घर की बड़ी बेटी थी। अम्मा ने कमाने पर जोर डाला। नौकरी न मिलने पर जब खाली हाथ घर गई तो अम्मा और बहन भाइयों के मायूस चेहरे देखकर इसको कुछ न सूझा तो इसने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। फिर एक बेड के पास लेकर गए जहाँ एक जवान औरत लेटी हुई थी, जिसका आधा चेहरा जल चुका था, लेकिन आधा चेहरा बिल्कुल साफ था। और साफ चेहरा देखकर मालूम होता था कि वो बहुत खूबसूरत रही होगी। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि ऐसी क्या वजह थी जो उसको खुदकुशी करने की कोशिश करनी पड़ी। मेरे शौहर ने बताया कि ये वो लड़की है जिसने अपनी पसंद से शादी कर ली, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इसके चचाजाद ने इसका जीना हराम कर दिया था। तंग कर करके थक हार कर इसे ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से ये बच गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ उसकी कहानी सुनकर। और एक बिस्तर पर एक उधेड़ मर की औरत लेटी हुई थी, उसके चेहरे के अलावा पूरा वजूद जला हुआ था। मेरे शौहर ने बताया कि ससुराल से तंग आकर उसने तंदूर में छलांग लगा दी। मुझे तो झटके पर झटका लग रहा था। मैं होंठ बनी बारी बारी सबकी कहानी सुनती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस किस को हौसला दूं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी थी। मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं खुद हिस्सों के साथ रोने लगी।
मेरे शोहर ने मुझे संभाला और मेरा हाथ थामे मुझे वार्ड से बाहर ले आया। मैं अभी तक इच्छियों के साथ रो रही थी। उसने मुझे कुछ देर मेरे हाथ पर छोड़ा और खुद बाहर क्यों चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों इतना रो रही हूँ। आने जाने वाले लोग मेरी तरफ हैरानगी से देख रहे थे। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे शोहर वापस आए और मुझे पानी की बोतल थमा दी। मैंने पानी मुंह को लगाया और सारी बोतल पी ली। मेरे शोहर उस वक्त भी कुछ न बोले। फिर सहारा देकर सर उठाया और मुझे अपने साथ वापस अस्पताल से बाहर ले गए। गाड़ी में बिठाते ही उन्होंने गाड़ी चला दी। गाड़ी अब रंग बिरंगी गलियों से गुजर रही थी, लेकिन मैं बगैर आवाज के ही खामोशी से रास्तों की तरफ देख रही थी। मेरे शोहर ने एक जगह गाड़ी रोकी और मुझे नीचे उतारा। पहले तो मुझे समझ न आई कि मैं कहाँ हूँ। फिर जैसे ही दिमाग ने काम करना शुरू किया तो देखा कि मैं अपनी खाला के घर हूँ। अगला हैरत का झटका तब लगा जब घर के दरवाजे से लेकर मेरे कमरे तक पूरा रास्ता लाल गुलाब से भरा पड़ा था। हर तरफ फूल ही फूल थे। लाल पत्तियां नीचे बिखरी हुई थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मैंने हैरानगी से अपने शोहर की तरफ देखा। मेरे देखने पर उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से थामा और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ ले जाने लगे। कमरे के पास जाकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, कमरे में जाते ही मेरे होश उड़ गए। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगी खुशबूदार मोमबत्तियां लगी हुई थी। कमरा भी लाल पत्तियों से भरा हुआ था। ये खूबसूरत सा कमरा, साफ सुथरी सी सेटिंग और सोने पर सुहागा। इतनी मेहनत की गई सजावट कमरे को चार चांद लगा रही थी। मेरी आंखें दिल से भर आईं। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा, जो हाथ बांधे मेरी तरफ ही देख रहे थे। लेकिन मुझे इतना यकीन था कि उनको कोई न कोई मजबूरी जरूर थी, तो उन्होंने मुझ जैसी से लड़की से शादी कर ली। ये सोच आते ही मेरी तमाम खुशियाँ खत्म हो गई। मैंने उठकर कपड़े चेंज किए और आकर खामोशी से सो गई। मैंने अपने शोहर से कोई बात की, ना उन्होंने कोई बात की। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। अगले कई रोज ऐसे ही गुजर गए, लेकिन शादी के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ। वही लोग जो मुझे बदसूरत और मनहूस और बदनसीब कहते थे, आज मेरी तारीफें करते नहीं थकते थे। मुझे अक्सर लगता कि शायद ये सब पैसे का कमाल है, लेकिन पैसा तो मेरे पास भी था। फिर ऐसा क्यों हो रहा था? मेरी समझ से बाहर था। एक दिन थक हार कर मैंने अपने शोहर से मुझसे शादी की वजह पूछ ही ली, जिस पर पहले वो हंसते रहे। फिर मुझे नरमी से पास बिठाया और अपनी कहानी सुनाई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे शोहर ने मुझे बताया कि मेरे शोहर को बाहर के मुल्क पता चला था कि मैं खुदकुशी करने की कोशिश की है, वो भी 2 बार। मेरे शोहर ने जब खाला से वजह पूछी तो उन्होंने वजह बता दी, जिस पर मेरे शोहर को धक्का लगा कि आज के दौर में ऐसे कौन करता है। मेरे शोहर ने खाला से कहकर मेरी एक तस्वीर मंगवाई, जो खाला ने काफी जिद लगाने के बाद मेरे शोहर को मेरी एक तस्वीर सेंड कर दी। मेरे शोहर ने काफी दिन गुजरने के बाद मेरी खाला को दोबारा कॉल की और उनको बताया कि वह पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। खाला पहले तो हैरान हुई, क्योंकि मेरे शोहर का कहना था कि अब वो कभी भी वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। आते ही मेरे शोहर ने कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी खाला को अफरा तफरी डाल दी कि वो मेरा घर रिश्ता लेकर आए। खाला को ये बात नागवार गुजरी और खाला ने बोला कि उससे अच्छा था कि मेरा शोहर बाहर किसी गोरी मेम के साथ शादी कर लेता। मेरे शोहर को काफी हैरानगी हुई कि मैं उनकी सगी भांजी होते हुए वो ऐसे कह रही है। लेकिन इस अगली बात पर मेरे शोहर के जो रोंगटे खड़े हो गए, उससे ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे शोहर ने मुझे बताया कि मैं उनकी सगी खाला की बेटी नहीं हूँ और न बाबा मेरे सगे बाबा हैं। अब मुझे सब बातें समझ आने लगी थी। मेरे साथ गुजरा वक्त मेरी आंखों के सामने एक बार लहरा गया। मैं अगले रोज ही अपने अब्बा के पास गई और उनसे सब सच पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि मैं उनकी बहन की बेटी हूँ और अब्बा रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं। मेरी फूफो ने हुसैन की शादी की थी, जो कामयाब न हो सकी। मेरे आने से पहले ही मेरी सगी माँ घर वापस आ गई थी और जैसे ही मैं दुनिया में आई तो मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को तलाक दे दी। मेरी सगी माँ ये गम बर्दाश्त न कर सकी और खाले चौधरी से जब मेरे बाप का साया पहले ही नहीं था, तभी मामू ने मुझे अडॉप्ट किया और मुझे ऐसे रखा जैसे मैं कोई महारानी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी होती गई और मुझे असलियत का पता चलता गया, तो मैंने अपना खिताब ख्याल छोड़कर बहुत बुरे तरीके से हकीकत में थी। मेरे शोहर ने मुझसे जिस तरीके से इजहार मोहब्बत किया, मैं हैरान रह गई। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि पूरा एक हफ्ता गुजारने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ
कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, तभी मुझे शादी की। अक्सर औकात, वक्त और हालात इंसान को बहुत अजीब बना देते हैं। लोगों की बातें इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। वक्त पर आपको बेहतरीन सहारा ना मिले तो इंसान खत्म हो सकता है। मैंने अपने शोहर की इतनी मोहब्बत पर उनकी बात मानते हुए डॉक्टरी पढ़ी और आज मैं उनके साथ अस्पताल में काम कर रही हूँ। मैं भी उनमें से थी जो वक्त के धारे पर रह जाते हैं, लेकिन मेरे शोहर ने मेरा पूरा साथ दिया। यही वजह है कि मैं अपना हर गम भूलने की लगी थी। हम सफर को सूरज नहीं बल्कि एहसासमंद होना चाहिए, जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाए, जहाँ बस सुकून ही सुकून हो। आज कभी अपना गुजरा वक्त याद करती हूँ तो दर्द से पूरे जिस्म में लहरें उठती हैं। लेकिन फिर जब सोचती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया वो मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, तो मुझे एकदम हौसला होता है। फिर मेरे शोहर ने हर हालत में मेरा साथ दिया, मेरा हाथ कभी मुश्किल के वक्त नहीं छोड़ा था। मैंने भी ताउम्र के लिए खुद से अहद कर लिया था कि मैं कभी भी अपने शोहर का हाथ नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों के इस सलूक से आज हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बुरा वक्त जिंदगी का हिस्सा है जो एक ना एक दिन गुजर ही जाता है, इसलिए हौसले के साथ अपना हर वक्त गुजारना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक